वेलकम ऑन बोर्ड गाइस। कैसे हो भाई? ठीक हो? चलो लेक्चर शुरू करते हैं। कल भाई इसको बीच में छोड़ दिया था। कल मित्रता का परिचय देते हुए अपने मित्र के साथ घूमने जाते हुए उसके साथ कुछ अच्छे कामकाज करते हुए इस वजह से लेक्चर को बीच में एंड करना पड़ा। बट नो वरीज एट ऑल, विल कवर टुडे द रिमेनिंग लेक्चर ऑफ ईयर। कोई ना, चलो। मजा आ रहा है लेक्चर के अंदर। थोड़ा वो ऊपर वाला थोड़ा ऐसे ही ऊपर नीचे हो गया था तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा हमें, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ फैक्टर हमने क्या पढ़ लिया? सॉइल स्ट्रक्चर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बेसिस पढ़े जिसमें क्लास, ग्रेड और टाइप, इन चीज़ों के बेसिस पे पढ़ा। उसके बाद अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को, उनके बारे में, ठीक है? Which are the factors that influence that affect the soil structure? So, what can be the big factors? So, these are those factors which affect the soil structure. So, first is the soil texture. सोइल टेक्सचर कैसे अफेक्ट करता है? इंग्लिश में भी थोड़ी रेस्ट करने दो इंग्लिश को, और थोड़ा हिंदी में मजे करते हैं, ठीक है? सोइल स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सोइल टेक्सचर को, के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या काम करता है सोइल टेक्सचर का, कैसे इन्फ्लुएंस करा है? प्रोपोर्शन जो है ना सैंड सिल्ट एंड क्ले का इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है उसको, कैसे? क्ले प्रमोट द एग्रीगेशन ड्यू टू हाई सरफेस एरिया। क्ले जो है वो प्रमोट करता है एग्रीगेशन को, कैसे? क्योंकि इसके पास हाई सरफेस एरिया है। हाई सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या था वो हमने पहले समझ लिया है बहुत डिटेल में। आई थिंक 30 से 35 मिनट उस पर ही दिए थे इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया भाई सब जाके समझ लो। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा हमारे पास जगह ज्यादा होगी तो एक रिलेशन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? चलो कोई ना। ऑर्गेनिक मैटर हमको पता ही है, ऑर्गेनिक मैटर क्या काम करता है? एक्ट एज अ बाइंडिंग, सॉरी, एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट फॉर द सोइल पार्टिकल्स। बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है? क्या बनता है उससे? डिकम्पोजिशन होता है, वेपर्स बनता है जो स्टेबलाइज करता है सोइल एग्रीगेट्स को, ठीक है? आई थिंक ये बहुत छोटा सा थोड़ा सा रिमेनिंग है। आज ये अभी 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा हूँ, हो जाना चाहिए, व्हाट इज दिस यार? हिंदी भी ठीक से नहीं बोल रहा हूँ। कोई कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई ना। मैंने सेट माय मेड गाइस, कोई ना। सोइल ऑर्गेनिजम्स, रूट, फंगी, बैक्टीरिया, आर्थ्रोम्स प्रोड्यूस बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है? ये क्या यूज करते हैं भाई, क्या भला है? ये करते हैं सिक्रेशन मटेरियल्स का। क्या है मटेरियल? पॉलीसेकेराइड और म्यूसिलेज। पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करते हैं। ये म्यूसिलेज वगैरह बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है? किन के बाइंडिंग एजेंट? सोइल एग्रीगेट पार्टिकल्स सबका। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव द एग्रीगेशन, ठीक है? जितना ज्यादा माइक्रो में पड़ेगा एग्रीगेशन में बढ़ता जाएगा ड्यू टू सिक्रेशन के एक्टिविटीज। चलो, मॉइस्चर एंड वेटिंग साइकिल भाई, जो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो रही है उससे क्या हो रहा है? अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग प्रमोट द सिंकेटेड फेलिंग लीडिंग टू स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग जो है ना प्रमोट करता है सेलिंग ऑफ सिंकेज को। बेसिकली ये वाली चीज ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो भी है उसके अंदर होती है स्वेलिंग जो कि प्रमोट करती है सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को। क्यों भाई, ऐसे क्यों हो रहा है? जैसे ही अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होगी तो सोइल के अंदर क्रैक्स बन जाएंगे। क्रैक्स बनेगा तो क्या होगा? एरेशन अच्छा होगा। एरेशन अच्छा होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी इंप्रूव होगी। और माइक्रोबियल एक्टिविटी इंप्रूव होगी तो फिर आगे हमको बताइए। और बहुत सारे अदर रीजन भी तरह की बढ़ गई तो काफी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। जस्ट फॉर डिटेल एंड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द फैक्टर्स द सोइल स्ट्रक्चर, सॉरी गाइस। कोई नहीं, चलो। मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड वेटिंग वाला साइकिल वाला पढ़ लिया। एक्सेस वाटर कॉज द डिस्पर्सन इन सॉलिड सॉइल। चलो कोई नहीं। सोइल कोलोइड्स जो है क्ले एंड ह्यूमस, वो किसे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर चार्ज ऑफ फ्लोगिलेशन एंड सीमेंटेशन। सोइल कोलोइड्स जो है ना भाई साहब, सोइल कोलोइड्स ये क्ले से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो जब क्ले का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो सोइल सोइल कोलोइड्स का तो और ज्यादा होगा।
तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा आयन चिपकेंगे, तो ज़्यादा बाइंडिंग के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। और मोर कोलोइड्स स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन फॉर्म, ज़्यादा कोई कोलोइड्स होगा तो ज़्यादा एग्रीगेशन होगा ना भाई, सरफेस एरिया ज़्यादा है उनके पास। सिंपल है, सरफेस एरिया बहुत सारी प्रॉपर्टीज से कनेक्ट कर देंगे फिर अल्टीमेटली होएगा। चलो चलते हैं आगे। केमिकल एजेंट, सबसे ज्यादा फ्लोकुलेशन के लिए कैल्शियम हमारे जिम्मेदार है, Ca2+। गजब का। कैल्शियम बहुत ज्यादा फ्लोकुलेशन करता है, ठीक है। डाइवेलेंट केटाइन जो है वो फ्लोकुलेशन में ज्यादा डोमिनेट होगा, जिसमें कैल्शियम तो हमारे पापा है। फ्लोकुलेशन केटाइन प्रमोट द फ्लोकुलेशन ऑफ द एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन को कैसे, सॉरी, केटाइन प्रमोट द फ्लोकुलेशन ऑफ एग्रीगेशन, केटाइन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एग्रीगेशन को। एक्सिक सोडियम, सोडियम जो है हमारा डिस्पर्जन करता है। हमने पढ़ा भी था, हमने जब हम सोइल टेक्सचर का डिटर्मिनेशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना केमिकल सॉल्यूशन। वहाँ पे सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट जो एक नाम की 40 ग्राम जो हम यूज कर रहे थे, सब कुछ याद आ जाना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ें, राइट। अगर नहीं आ रही है उसकी जगह किसी और की याद आ रही है तो नीड टू गो टू डॉक्टर एज वेल एट द सेम टाइम, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानसिक संतुलन खराब है हमारा। मजाक कर रहा हूँ भाई, सब कुछ उसकी याद भी आई सकती है तो। चलो, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस क्या है, डिले, फ्लोइंग, और कॉम्पैक्शन से क्या होगा बेसिकली, केमिकल कॉम्पैक्शन के ये सारी चीजें जो है ना टेलीज और ये अगर तुम ज्यादा करोगे तो इससे क्या होगा, सोइल स्ट्रक्चर कभी भी करोगे तो उससे सोइल स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस ही होता है कुल मिला के, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है टीलेज वगैरह से। एक्सेसिव डिस्टर्बेंस स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, अगर ज्यादा कर दिया तुमने तो फिर हमारी सोइल स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तभी तो पडलिंग में हो जाता है, ये पडलिंग में क्या करते हैं, सोइल स्ट्रक्चर को तो डिस्ट्रॉय करते हैं। इससे क्या होता है, फिर पानी नीचे नहीं जाता, कॉम्पेक्शन हो जाता है सोइल का। सिंपल सा पता ही है हमको, आगे पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें, कॉम्पेक्शन वगैरह, क्लस्टरिंग वगैरह, जो कि बहुत सारी चीजें अभी बता, अभी तो शुरू हुआ है यार। क्लाइमेट के बारे में, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, रेनफॉल, फ्रॉस्ट एक्शन, भाई इनका कुछ दिनों के बाद ही है वेदरिंग को एक्सप्लेन करते हैं, अभी वेदरिंग पड़ेगी है ना, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वेदरिंग नहीं पड़ेगी, हाँ वेदरिंग नहीं पड़ेगी, शुड स्टार्ट वेदरिंग है, ठीक है। वेदरिंग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर डेंसिटी बढ़ कोई ना, तो जब भी अच्छा रहेगा तो हम स्टार्ट कर लेंगे। Cool। चलो, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, अब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कैसे व्यक्त करेगा, मिनरल्स जो है वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं जिससे उनका एक्सपेंशन होता है। अब एक्सपेंशन होगा, फिर जैसे कूलिंग होगी तो वापस से कूल जाएगा, तो इससे क्रैक्स बन जाएंगे, जिससे वेपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेनफॉल। रेनफॉल क्या करती है, पार्टिकल्स को और मटीरियल्स को अपने साथ लेके जाती है और कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है, जिससे हेल्प मिलती है। जैसे इमेजिन करो पहाड़ के ऊपर है, तो पानी आएगा इसको लेके जाएगा, नदी में बहता रहेगा, फिर इससे मूवमेंट होता रहेगा, फिर रेत बनती जाएगी, तो फिर ये सेंट कहीं रेत या सेंट जो कहीं पे भी नीचे गो वगैरह रहेगा, फिर उनको पानी भरता रहेगा फिर से, और थोड़ी स्ट्रक्चर डेवलप होती रहेगी टाइम में। तो क्या बता रहा था, बहुत बेसिक चीज। टाइम, ठीक है, टाइम बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। सो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अगर इमेजिन करो एक सोल को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो उसकी सोल स्ट्रक्चर होगी, उसको प्रॉपर टाइम मिला है, बहुत लंबा टाइम मिला है सोल स्ट्रक्चर को डेवलप होने के लिए। अब कोई एक रिसेंटली बनी हुई अभी सोल है, अब उसको टाइम ही नहीं मिला है तो प्रोफाइल डेवलप होता है, तो टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर की काम तरह काम करेगा होता। और यंग सोइल है ना, तो फिर उसमें सोइल प्रोफाइल से डेवलप, स्ट्रक्चर ऐसी बेकार ही होगी इतनी ज्यादा कोई तो। और ऐसा कैसे होता है, किस सोइल के अंदर होता है, एलोवियल सोइल के अंदर होता है। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक बहुत बेसिक चीज है, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है सोइल स्ट्रक्चर का, क्योंकि वही इतना जोर दे रहा हूँ कि अ, बैठे हुए हैं सोइल स्ट्रक्चर को लेकर। वाटर का मूवमेंट और टेक्सचर, ठीक है। वाटर का मूवमेंट और टेक्सचर जो है सोइल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होता है, या फिर उसके वाटर रिटेंशन और मूवमेंट जो है सोइल स्ट्रक्चर पे निर्भर करेगा, कैसे आपको पता ही है, हमने पढ़ी हुई चीजें। प्लेटी स्ट्रक्चर रहेगा तो फिर
पानी नीचे नहीं जा पाएगा, से वहाँ पे ड्रेनेज के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी जाएगा नहीं, पानी भर जाएगा। क्ले स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ही तो होता है, और स्पेस कम है वहाँ पे, माइक्रो बहुत ज्यादा है। तो तो प्लेटी जो है ना, और रेगुलर रबी टाइप की है, वहाँ पे पोर स्पेस है, वहाँ पे ड्रेनेज अच्छा रहेगा, तो मतलब कुल मिला के वो इन्फ्लुएंस करता है। अब एरेशन का सेम सीन है, एरेशन जिसमें अच्छी सॉइल स्ट्रक्चर होगी वहाँ पे एरेशन अच्छा होगा, रूट पेनिट्रेशन इनको। अब जहाँ पे प्लेटी स्ट्रक्चर होगी वहाँ पे रूट्स को और स्पेस नहीं मिलेगा ना नीचे जाने के लिए, तो वो ज्यादा डीप तक नहीं जा पाएगी, तो सेलो रूट्स डेवलप होगी फिर प्लांट्स के अंदर, जो कि एरेशन और वाटर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होंगे। तो समझ में आ गया थोड़ा, थोड़ी सी पिक्चर सही समझ लेना, पूरा कनेक्ट कर देना इन चीजों को एक दूसरे के साथ। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ठीक है भाई, अच्छी सॉइल रहेगी उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सारी प्रॉपर्टीज से जोड़ देंगे, फोकस पोरोसिटी, पता नहीं क्या बोल, सोइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, यहाँ पे एरेशन अच्छा होगा, जहाँ पे ड्रेनेज अच्छा होगा, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होगी। सोइल इरोजन जहाँ पे प्रोविजन कम होगा, जहाँ पे ड्रेनेज ज़्यादा होगा, जहाँ पे जहाँ पे अदर क्या, अब वो तुम्हारा जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना उनको तुम कनेक्ट करके देखते, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में रखना कि मैं कनेक्ट, मैं रहेगा तो हम कनेक्ट कर देंगे उसको, कूल, या मैं ही कनेक्ट कर दूंगा। कैसे भी कनेक्ट कर सकते थे, तो सेवरल लाइक वी कैन नॉट प्ले द गेम ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ one point. There are the several points. They are, interlinked to each other. So we cannot go with the only one. So let me just, चलो टीलेज और कल्टीवेशन क्योंकि हमने पढ़ लिया, तो ज्यादा क्ले सोइल ज्यादा होगी, अब हार्ड वाफ बना लेगी वहाँ पे, हेवी सोइल बन जाएगी। हेवी सोइल हमको पता ही है, तो वहाँ पे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छी नहीं है चीज, ज्यादा फ्यूल और ज्यादा मेहनत लगने वाली है। टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे हमारा सैंड है तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगी, क्योंकि पोर स्पेस कम है, जबकि हमारी प्ले जो है उसके अंदर पोर स्पेस ज़्यादा है, तो वो इजीली एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे इनको। तो इस वजह से यहाँ पे कि बहुत जल्दी गर्म हो सकेगी, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत टाइम लगेगा, और ना होने में बहुत टाइम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से लिंक करती है, और उससे किसे और अदर चीज़ों से link करती है, हम इसको मतलब अपने को भी समझ सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और सोइल हेल्थ, ठीक है, तो भी टाइप से भी मैंने कर लेगा, अच्छी रहेगी तो सोइल हेल्थ अच्छी रहेगी, एरिएशन अच्छा होगा, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, देन all are interlinked to each other, these problems. So what is our answer? We go, what is the question? So is the question will go according to, we will go according to that. So there is a note of your side there. Okay, it's a very simple thing, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करना है मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं आपके साथ ही पढ़ूंगा सारी चीजें। मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल मैनेजमेंट, एक्सेसिव एंड कंटिन्यूस टीलेज डिस्ट्रॉय द एग्रीगेट। ठीक है, समझ में आ गया क्यों टीलेज हानिकारक है भाई। लीड्स टू कॉम्पेक्शन, कॉम्पेक्शन भी आता है भाई, कॉम्पेक्शन करो, इनहेंस, सॉरी इनहेंस कहाँ से आ गया, इनहेंस से भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई, क्यों नहीं है मेरे पास, वो क्यों मेरा फोकस कहीं और है। एक्सेसिव एंड कंटिन्यूस डिलेज डिस्टोर करता है एग्रीगेट्स को, और लीड करते हैं, इसलिए मिनिमम और कंजर्वेशन डिलेज जो है वो कंट्रोल कर करता है, सुपीरियर जॉब जो है फोकस करते हैं। तो भी प्रैक्टिस सेंटर मेंटेन, भाई कंजर्वेशन डिले तो मिनिमम डिले करो वो अच्छा है, तब भी बहुत से डिले फील्ड कैपेसिटी, ठीक है भाई, फील्ड कैपेसिटी अगर आपको टीलेस करना है तो किस पे करना है आपको, फील्ड कैपेसिटी सबसे अच्छा टाइम है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता, फील्ड कैपेसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेवरेबल फॉर द टीकेस। चलो ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट में क्या क्या हेल्प कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हमको पता ही है भाई, बाइंडिंग एजेंट में यार कंपोस्ट और सारी चीजें जो भी मैन्योर वगैरह इंप्रूव करता है एग्रीगेशन को, डिकम्पोज एक्ट करता है सीमेंटिंग हो गया, ठीक है, सीमेंटिंग एजेंट एग्रीगेशन में बताया था ना आपने। तो भी और क्या भूल रहा हूँ मैं यार, क्या हो जाता है छोटी भाई,
एग्रीगेशन के अंदर हमने पढ़ा था फ्लोकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। सीमेंटेशन तो एक फ्लोकुलेशन के बाद सीमेंटेशन के अंदर जो एजेंट हम यूज कर रहे थे वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर था जो बाइंडिंग में हेल्प कर रहा था। तो आपको पता है वो सारी चीज। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? बायोलॉजिकल मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम और पीएसबी वगैरह ये डालेंगे ना तो उससे क्या होगा? इंकरेजमेंट बढ़ेगा, फुलफोना अथवा माइक्रोइनेंस और वही सारी बाइंडिंग सब्सटेंसेस और पॉलीसेकेराइड म्यूचुएट जो में पड़ा है वो सिक्रेशन करेंगे नहीं तो बाइंडिंग ज्यादा होगी। क्रॉपिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट क्या है? अगर एक एक टाइप की क्रॉप लगाते जाएंगे तो वहाँ पे कमी आ जाएगी, और क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे तो वहाँ पे अच्छा रहेगा। किससे प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग एंड कौन कौन सी क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और फूड कल्टीवेशन हेल्प इन द मेंटेन द एग्रीगेशन स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग द इरोजन एंड इम्प्रूविंग द सोइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस। सही बात है। अब तुम राइस से राइस कर रहे हो, भगवान फर्टिलिंग कर रहे हो तो सोइल स्ट्रक्चर तो खराब कर ही नहीं ना तुमने, कुल मिला के। और ऑर्गेनिक मैटर का भी रिटेंशन जो है वो अच्छा रहेगा। तो प्रोटीन से प्रो 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 भाई टंग फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ में? क्या प्रॉब्लम है? क्रॉप रोटेशन जो है अल्टीमेटली हेल्प करता है सारी चीजों के अंदर एक एग्रीकल्चर का। ये एक रीजन है कि मुझे इंग्लिश में थोड़ा ठीक होता है पढ़ाना, वहाँ पर उतना ज्यादा मिस्टेक नहीं होता। अब यहाँ पे हिंदी में हमारी बचपन से बोलते आ रहे तो प्रैक्टिस हो रखी है उस टाइप की। सो जल्दी जल्दी में भाई कुछ नहीं। यूज ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का भी सेम है, बाइंडिंग एजेंट काम करेगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और वही सारी बीमारियां जो उनको जो बड़ी बीमारियां हैं, मतलब अच्छी बात जिससे एग्रीगेशन को होगा। और मतलब तुम बीच में भी जा सकते हो एक टॉपिक को गूगल के साथ मतलब आइडिया बचेगा। सोइल अमेंडमेंट्स use of soil amendments help in the improving the soil structure. So what kind of amendments we do generally in the soil reclamation? The gypsum and lime that are famous one. There are some other type also. You can remember those two famous. So that are very famous. So let me just चलो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है काम करने वाली चीज। मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। इवेल्युएशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर may be made by direct observation of the aggregates and by indirect measurement of the property influenced by the structure such as the property। प्रॉपर्टी नहीं पोरोसिटी, ये आज क्या एक तो ये थोड़ा धीरे से पढ़ते हैं, टाइम नहीं हमारे पास नहीं है यार। इसमें थोड़ा मतलब समझाने वाला कॉन्सेप्ट चीज नहीं है तो आई वांटेड टू कंप्लीट, आई डोंट वांट टू वेस्ट यू। सॉरी भाई, थोड़ा ध्यान दे दो वो इस डिविजन। गाइस जो लेक्चर देख रहे हैं ऐसे माइंड मत करना कि लेक्चर क्या क्या बोल रहा है भाई, बता मतलब आधा टाइम कैसे वेस्ट कर देता है। आई एम लर्निंग डे बाई डे, सो आई वुड आई वुड लव टू आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट। सो ये टर्म फॉर्मेशन और सीन है ना हमारे, इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम। 3-4 साल के लिए लैंग्वेज बोलो नहीं एकदम से, फिर रैंडमली आके 10 दिन में स्टार्ट करना चाहो और यू भी की वही सेम इन्फ्लुएंस, वही सेम एक्यूरेसी, वही सारी टर्म फॉर्मेशन वैसा सेम का सेम है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई द प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। वही। चलो, इवैल्यूएशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर मे बी मेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, किसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से? एग्रीगेट्स की। फिर बाय इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखना सोइल प्रॉपर्टीज का, दोनों तरीके से कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी करते हैं? पोरोसिटी, डेंसिटी और परमेबिलिटी, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्रीगेट्स का जिस ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दो टाइप के मेथड बनाए रखे हैं जनरली सोइल स्ट्रक्चर को इवेल्युएशन करने का। डायरेक्ट मेथड है और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड दो टाइप का है, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सॉरी नीचे वाला है, मैक्रोस्कोपिक ये वाला है, ठीक है। अब क्या सीन है? डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड दो टाइप के हैं। तो पहला जो है ना डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड वो है हमारा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं हम? सिंपली माइक्रोस्कोप में कौन सा माइक्रोस्कोप है वो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं जिसमें स्टडी करते हैं ना माइक्रोस्ट्रक्चर्स का, ठीक है।
सॉइल स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोपिक में क्या, पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप को यूज करके हम सॉइल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, भाई कर लेते हैं, एलिवेशन कर लेते हैं भाई, क्या सीन है इसका, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं हम, ब्रेक सोइल जेंटली एंड ऑब्जर्व द टाइप ग्रेड इन क्लास ऑफ एग्रीगेट्स, कुछ हाइट से थोड़ा गिरा देते हैं उसको, तो फिर उसका पैटर्न स्टडी करते हैं किस टाइप से टूट रहा है, एग्रीगेट्स का साइज क्या है, जैसे किस पैटर्न में टूट रहा है, अलग अलग सब कुछ, साइज वगैरह क्लास वगैरह सब डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक साइज से मतलब पेड़ से और एग्रीगेट्स को गिराएंगे, जिस पैटर्न में वो टूटेगा ना, तो स्टडी करते हैं। गाइस मैं इन पे भी पूरी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, हर एक पे एक एक पे, हर एक पे इनके ऊपर, पर मेरे को लगता है कि ये थोड़ा पीएचडी लेवल पे जाने वाला सीन लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैंने भी एमएससी करी है, तो लेट्स नॉट गो फॉर पीएचडी फॉर राइट नाउ। अदरवाइज वो अरे यूजी वाला कोई देख रहा होगा तो उसका तो दिमाग टूट जाएगा, क्या ही चल रहा है, ठीक है। तो there's the reason, other, if anybody want these things in detail, so they can simply comment in comment box, then I'll be making a separate video on them, उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई नहीं। माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोपिक में पेट्रोग्राफिंग और माइक्रोस्कोप का यूज करके, और यहाँ पे गिरा के जेड तक स्टॉक मतलब ऊपर से गिरा के उसके पैटर्न को स्टडी कर लेंगे, ब्रेक डाउन होने का, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड जो है वो भी दो टाइप के हैं, कौन कौन सा, एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट है और सोइल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सोइल प्रॉपर्टीज है। तो एक एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट जो है वो दो टाइप से करते हैं, साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, और दूसरा है स्टेबिलिटी कैसी है एग्रीगेट्स की, साइज कैसी है और स्टेबिलिटी कैसी है, दो टाइप से हम एनालिसिस करते हैं सोइल एग्रीगेट्स का। सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड जो है वो दो टाइप का है, जिसमें एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट्स करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स जो है इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड करा है, जिसके अंदर है साइज डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अलग अलग मेथड है, और कौन से, ड्राई सीविंग है, वेट सीविंग है और मीन वेट डायामीटर है। साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर तीन टाइप के मेथड है, ड्राई सीविंग, वेट सीविंग, मीन वेट डायामीटर, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर भी हमारी तीन चार में तीन लिखे हुए हैं आई थिंक यहाँ पे, और भी है पर इतने काफी है आपके लिए जानने के लिए। तो इससे ना कौन कौन से हैं, स्टेबिलिटी कोफिशिएंट, तब तक मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ ताकि तब तक हमारा क्लियर, स्टेबिलिटी कोफिशिएंट और स्ट्रक्चर डिस्पर्शन कोफिशिएंट, और क्या रहा कि भाई, सॉरी गाइस, थोड़ा कोई नहीं, ये चीज है, माय गॉड, ये रहा स्टेबिलिटी कोफिशिएंट और स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स के अंदर भी दो तीन 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 चार चार मेथड होने चाहिए, चार पर ये तीन जो है मेरे को ठीक लगे तो ये उठा लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट, वाटर ड्रॉप मेथड, इन सब चीज़ों से स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स को अंदर हम सोल स्ट्रक्चर का एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा, ये पूरे एक एक पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। तो अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेहनत कर लेंगे भाई, कोई नहीं, करते थोड़ी, चलो, अगला पेज, ये तो बीमारी है, जल्दी वाला से। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना था हमने पहले डिस्कस कर लिया भाई, सो प्रॉपर्टी इसको हमने स्टडी करेंगे, उनके बेसिस पे हम, और सोइल सब है इवेल्युएशन का, कौन से सोइल प्रॉपर्टी स्टडी करोगे भाई तुम, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, इन्फिल्ट्रेशन रेट, हाइड्रोलिक करना। आई थिंक इट्स क्लियर, कंप्लीट क्लियर। सो thank you so much for today, and we'll start the new topics. And if somebody want to study more about these last evaluation method, they can simply write down in the comment box. I'll make separate video on that, so they can get their own objective results. And thank you so much, guys. The precious time for this lecture, and there may be like some topics I do not like to go into too much deep, because they are just like a very basic. No questions are getting out from these. So you do not see any of questions from these detailed topics. So why we have to waste our time with these things? Like you wanna learn something, that is a good thing, but at the same time,
We don't want to go for those things that frequently not agree in examination. So smart study is a very important thing now. हमको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा ये पता होना चाहिए हमको क्या नहीं पढ़ना है. So that will help us to minimize the time as well. So वहाँ पे टाइम बचेगा. That is the smart work we can do. Otherwise हम उसी के पढ़ते जा रहे हैं तो कभी ट्यूशन ही नहीं आ रहा तो कभी आएगा नहीं. So इसका मतलब ये है कि हम ही डम है. अगर ऐसा हम कह नहीं कोई ना देख लेंगे एग्जाम जो है. आई थिंक लेक्चर को एंड कर देना चाहिए कि बहुत बड़ा हो जाएगा. थैंक यू गाइस. साइनिंग ऑफ.